everyone. This is the part 2 of the previous video that was based on federalism. So in this video we will discuss the rest part of that federalism chapter, and here we will discuss the explanation in Hindi. So our topic is what makes India a federal country, यानी भारत को क्या एक कौन सी चीज़ है जो आपको इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है. ओके, सो हमने पहले भी देखा कि कैसे स्मॉल कंट्री जैसे कि छोटे छोटे देश हैं आपके बेल्जियम और श्रीलंका. सो कैसे बेल्जियम और श्रीलंका ये जो दो छोटे से देश हैं इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, जैसे अपने डाइवर्सिटी को मैनेज करने में, है ना. यानी इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई अपनी डाइवर्सिटीज़ को मैनेज करने में. सो अब व्हाट अबाउट वास्ट कंट्री लाइक इंडिया. अब दुनिया का इतना बड़ा विशाल देश भारत है, तो इसको क्या होगा, ये कैसे अपने देश को मैनेज करेगा, जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं और बहुत सारे रीजन्स हैं. सो व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री. हमारे देश के अंदर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैसा है, तो चलो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम संविधान से शुरू करते हैं. भारत इंडिया हैड इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी सेपरेशन. बहुत बड़ी बात लिखी है इसने कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब उभरा, एक पेनफुल यानी दर्द भरा और खूनी विभाजन के बाद. आज़ादी के तुरंत बाद बहुत से प्रिंसली स्टेट्स देश का हिस्सा बने, है ना. भारत के संविधान ने इंडिया को क्या डिक्लेयर किया, यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर किया. यानी भारत क्या है, राज्यों का संघ है. यानी इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन. आप भारत के संविधान में इस शब्द का जिक्र नहीं देख रहे हैं. इंडिया ने फेडरेशन का जिक्र नहीं किया, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन का जिक्र नहीं हुआ. यानी इंडियन यूनियन किस पे आधारित है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, यानी संघवाद के सिद्धांत पे भारतीय संघ आधारित है. अब हम फेडरलिज्म के सातों फीचर को देखते हैं जो कि हमने ऊपर देखा. हमने ये भी देखा कि ये सारे फीचर्स प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन सब पे अप्लाई होता है. कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड टू टायर सिस्टम. भारतीय संविधान में ओरिजिनली क्या है, दो टायर व्यवस्था है आपका, है ना. यूनियन गवर्नमेंट या फिर दूसरा हम क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं. यूनियन गवर्नमेंट यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया को जो रिप्रेजेंट करता है, यानी केंद्र सरकार को या भारतीय संघ को जो रिप्रेजेंट करता है. और दूसरा क्या है, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्यों की सरकारें. लेटर अ थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म. बाद में क्या हुआ, तीसरा टायर जो है फेडरलिज्म का भारतीय संविधान के अंदर में जोड़ना पड़ा. और वो जो तीसरा टायर है वो किसके रूप में है, वो तीसरा टायर आपका किस रूप में है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के रूप में, यानी कि पंचायती व्यवस्था और नगर निगम के रूप में है. किसी भी फेडरेशन के अंदर अलग अलग जो टायर है वो अलग अलग जुरिस्डिक्शन को एंजॉय करता है. यानी अलग अलग व्यवस्था जो है सरकार की वो अलग अलग उनका अधिकार क्षेत्र है. केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र अलग है, राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र अलग है ना. और लोकल स्तर पे जो आपका अधिकार क्षेत्र बिल्कुल अलग है. संविधान क्या करता है, एक 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, है ना. यानी कानून संबंधी 3 स्तर की जो है आपका पावर्स संविधान के अंदर मेंशन करता है. किसके बीच में, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में. यानी क्या है, संविधान के अंदर 3 सूचियां हैं, 3 लिस्ट है. सबसे पहले ही बात हम करते हैं किसकी, यूनियन लिस्ट की बात करते हैं. अब यूनियन लिस्ट क्या होता है, तो यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जिसके अंदर सब्जेक्ट्स हैं किसके, नेशनल इंपॉर्टेंस के, यानी राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, जैसे कि डिफेंस ऑफ द कंट्री यानी देश की रक्षा, फॉरेन अफेयर्स यानी विदेश के मुद्दे, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस और करेंसी यानी वित्तीय संबंधी बातें. अब इन सब के अंदर में ये सारे इन लिस्ट में मौजूद है, क्योंकि हमको राष्ट्र स्तर पे यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है इन मुद्दों पे देश भर के अंदर. अब देखिए, यूनियन गवर्नमेंट अकेला लॉ नहीं बना सकता है ना. सॉरी, यूनियन गवर्नमेंट अकेला कानून बना सकता है जो भी मुद्दे यूनियन लिस्ट के अंदर मेंशन है. अब दूसरी बात हम करते हैं स्टेट लिस्ट की. स्टेट लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जो राज्य संबंधी हैं या लोकल इंपॉर्टेंस के मुद्दे, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स,
एग्रीकल्चर और इरिगेशन। अब स्टेट गवर्नमेंट अकेला इन चीज़ों पे कानून बना सकती है जो कि स्टेट लिस्ट में मेंशन है। अब हम बात करते हैं कंकरेंट लिस्ट की। कंकरेंट लिस्ट के अंदर में वो मुद्दे हैं जो कॉमन इंटरेस्ट के हैं, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए कॉमन है ना। जैसे आपका एजुकेशन हो गया, शिक्षा हो गया, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियंस है, मैरिज है, अडॉप्शन है और सक्सेशन है। यानी शिक्षा, जंगल संबंधी या फिर व्यापार संघ, शादी, अडॉप्शन, बच्चे को गोद लेना हो या फिर सक्सेशन हो, जमीन संबंधी कानून हो। अब क्या है कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती है जो भी सब्जेक्ट मेंशन्ड है उनके लिस्ट में। अगर मान लीजिए क्योंकि कोई कानून बनाया जाता है ना, और कन्फ्लिक्ट होता है स्टेट और सेंटर के बीच में, तो जो कानून यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा वही लागू होगा। अब क्या है कि वैसे सब्जेक्ट जो कि किसी भी लिस्ट में नहीं है या फिर वैसे सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि संविधान के बनने के बाद आया है, तो हमारे संविधान के हिसाब से केंद्र सरकारें जो हैं या फिर जो संघीय सरकार है उनके पास पावर है कि वो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकती है, यानी बचे हुए जो मुद्दे हैं उन पे कानून बना सकती है। हमने देखा है कि ज़्यादातर जो फेडरेशन है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट को ज़्यादा पावर या बराबर पावर नहीं देती है। इसलिए जितनी भी राज्य हैं या भारतीय संघ है उसके पास एक जैसे पावर नहीं है। कुछ स्टेट्स के पास तो स्पेशल स्टेटस है, जैसे आपका असम हो गया, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सब स्पेशल पावर इंजॉय करता है। यानी कुछ न कुछ सर्टेन प्रोविजंस है, प्रावधान है आर्टिकल 371 के तहत, है ना, जिनमें या फिर उनके सामाजिक या ऐतिहासिक पहलू को देखते हुए उन्हें स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला है। स्पेशल पावर्स जो संविधान के अंदर मेंशन है उनको उनके लैंड राइट्स को लेकर के, है ना, यानी स्वदेशी लोगों, वहाँ के जो इन राज्यों के जो लोग हैं उनके भूमि अधिकार को लेकर के, उनकी संस्कृति को लेकर के, कल्चर को लेकर के, और प्रिफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार को लेकर के, सरकारी नौकरी में जो उनको रोजगार मिलता है उनके संबंधी। जो भारतीय परमानेंट रेसिडेंट नहीं है यानी कि अस्थाई सदस्य इन राज्यों के नहीं है, वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते, ना घर खरीद सकते हैं। सिमिलर स्पेशल स्टेटस, है ना, ऐसा ही जो विशेष प्रावधान जो है बाकी स्टेट्स के लिए भी हैं, इंडिया के और भी स्टेट्स के लिए हैं, है ना। अब हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट, अब क्या है कि देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन विच इंजॉय वेरी लिटिल पावर। भारतीय संघ के कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जिनको बहुत कम पावर मिलता है ना। ये वो एरियाज हैं जो कि या तो बहुत छोटे हैं, है ना, या फिर एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बन सकते हैं, जब इनको या तो हमको मर्ज करना पड़ेगा, है ना। अब इन एरियाज में क्या है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, या फिर दिल्ली की कैपिटल सिटी है, इनको हम क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। ये जो टेरिटरीज हैं इनका अपना पावर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर्स है ना इन एरियाज में। ये जो पावर शेयरिंग है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, यह संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर में आप आसानी से कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं। पार्लियामेंट अकेला कोई बदलाव नहीं ला सकता है। अगर ऐसा कोई चेंज करना होगा तो क्या करना होगा, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ 2/3 बहुमत के साथ साथ इसको क्या करना पड़ेगा, स्टेट लेजिस्लेचर से रेटिफाई कराना पड़ेगा, उसकी भी बातें माननी पड़ेगी। कम से कम आधे स्टेट्स, टोटल स्टेट्स के 50% स्टेट्स अगर रेटिफाई करते हैं तब जाकर के ये चीज़ें लागू होती है। अब बात आती है जुडिशियरी का। न्यायालय का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है ना, रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, यानी संवैधानिक प्रावधानों को लेकर के, है ना, और जो भी प्रक्रिया है इसको लेकर के न्यायालय की विशेष भूमिका है। अगर कोई विवाद डिवीजन ऑफ पावर्स को लेकर के, पावर के वितरण को लेकर के, या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगी, है ना, वैसा कोई विवाद है, सेंट्रल वर्सेज स्टेट है या फिर स्टेट वर्सेज स्टेट है, तो निर्णय कौन लेगी, निर्णय आपका या तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट लेगी, नहीं तो हाई कोर्ट लेगी। अब बात आती है कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य सरकारें जो हैं उनके पास पावर है ना,
टू रेज इशूज बाय, यानी वैसे मुद्दे को उठा सकते हैं बाय लेविंग टैक्स इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू ईच ऑफ देम, यानी कि उनके पास ये पावर है कि टैक्स लगा सकती है या उनसे जुड़े हुए कोई भी मुद्दे हैं, है ना, तो वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी मसले को केंद्र सरकार तक ले जाए हुए हल कर सकती है। तो अब तक हमने फेडरलिज्म के बारे में ये पढ़ा। ओके, सो अब जो है आपका जो अगला टॉपिक है कि दैट इज हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, यानी आपके देश में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है। देखिए, संविधान के अंदर में वैसे प्रोविजंस हैं, है ना, जिसकी ज़रूरत है अगर आप देश के अंदर संघवाद को सफल करना चाहते हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, उचित नहीं है, पर्याप्त नहीं है। अगर फेडरल एक्सपेरिमेंट भारत के अंदर सफल हुआ है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने भारतीय संविधान के अंदर उन प्रावधानों को अंकित कर दिया है। अगर रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म को देखें भारत के अंदर, तो वो भारत के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की वजह से, लोकतांत्रिक मूल्यों की वजह से है। इससे ये पता चलता है कि स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि संघवाद की जो आत्मा है वो विविधताओं के प्रति सम्मान रखता है, एंड डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर, यानी साथ रहने की इच्छा, है ना, ये आदर्श जो है भारतीय संविधान में आपको देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें बनी है। सबसे पहला टॉपिक है आपका लिंग्विस्टिक स्टेट्स, है ना, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण। देखिए, लिंग्विस्टिक स्टेट्स भारत के अंदर जो बने ना, वो पहला और सबसे बड़ा जांच था भारत के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का जिंदा होने का, है ना। सो दूसरी बात यह है कि अगर आप भारत के पॉलिटिकल मैप को देखते हैं, अगर भारत की लोकतांत्रिक यात्रा को देखते हैं 1947 से लेकर के 2019 तक, तो आपको आश्चर्य होगा कि बहुत सारे बदलाव हुए हैं। पुराने स्टेट्स बर्बाद हो गए, मतलब पुराने स्टेट्स एक तरह से हट करके नए स्टेट्स बने हैं, है ना। उनकी सीमाएं, उनकी बाउंड्रीज, उनके क्षेत्र, है ना, क्षेत्रफल, ये सब आपको बदले हुए दिखेंगे। 1947 के अंदर में भारत के पुराने राज्य हैं, उनकी बाउंड्रीज बदली, है ना, नए स्टेट्स बने। ऐसा इसलिए किया गया कि लोग जो कि एक भाषा बोल रहे थे, एक ही इलाके में रह रहे थे, है ना, कुछ राज्य तो ऐसे थे जिनका निर्माण हुआ है भाषा के आधार पे, यानी डिफरेंसेज बेस्ड ऑन कल्चर, इथनिसिटी और ज्योग्राफी के आधार पे भी उन राज्यों का निर्माण हुआ, जिसमें आपका नागालैंड है, उत्तराखंड है और झारखंड है। क्लियर है? नागालैंड के अंदर में नागा पीपुल रहते हैं, उत्तराखंड आपका उत्तर प्रदेश से हटके बनाया गया, झारखंड आपका बिहार से हटके एक ट्राइबल स्टेट्स बनाया गया है। देखिए, अब क्या है कि व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, जब इन राज्यों को बनाने की जो मांग है वो उठी, भाषा के आधार पे उठी, तो कुछ राष्ट्र नेताओं को डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि देश टूट जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जो थी, उसने इसका विरोध किया पहली दफा, लेकिन अनुभव के हिसाब से, है ना, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स देश को और ज़्यादा मजबूत करता है, यानी भाषा के आधार पर देश का निर्माण हुआ, कहीं ना कहीं देश को और ज़्यादा मजबूत करता है। इसने प्रशासनिक गतिविधियों को और ज़्यादा आसान बना दिया है। अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज लैंग्वेज पॉलिसी, भाषा के आधार पे नीति बनाना। दूसरा टेस्ट इंडियन फेडरेशन का तब हुआ जब लैंग्वेज पॉलिसी आई। हमारे संविधान ने किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा की मान्यता नहीं दी है। हिंदी की अगर बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, यानी आधिकारिक भाषा के रूप में इसको आइडेंटिफाई किया गया है, लेकिन सिर्फ 40% लोगों की ये मदर टंग है। इसीलिए बहुत सारे सेफगार्ड्स अपनाए गए हैं हिंदी भाषा को की रक्षा के लिए। इनके साथ साथ 21 भाषाएं जो हैं जिनको अनुसूचित भाषा का दर्जा मिला है संविधान के द्वारा। एक उम्मीदवार अगर परीक्षा के अंदर, है ना, बैठता है तो वो क्या है कि संविधान के अंदर जितनी भी अनुसूचित भाषा है उनमें से किसी में भी वो परीक्षा दे सकता है। राज्यों के पास भी अपना ऑफिशियल लैंग्वेज है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क, ज़्यादातर जो सरकारी काम है वो ऑफिशियल लैंग्वेज में ही होता है। श्रीलंका को छोड़ दे तो हमारे देश के नेताओं ने क्या किया, बड़ा ही कॉशियस एटीट्यूड अपनाया है हिंदी को फैलाने में। संविधान के अनुसार इंग्लिश का उपयोग, इंग्लिश का प्रयोग ऑफिशियल पर्पस के लिए, है ना, किया जाए, इसको 1965 में क्या किया गया, बंद किया गया। बहुत सारे नॉन हिंदी स्टेट्स
है ना, उन्होंने मांग की कि इंग्लिश का इस्तेमाल जो है वो चलता रहना चाहिए। तमिलनाडु के अंदर में यह आंदोलन हिंसक रूप ले लिया। केंद्र सरकारों ने इसका विरोध किया और सहमति जताई कि इंग्लिश को हिंदी के साथ ऑफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए। बहुत से जो आलोचक हैं उसने इस फैसले को इस रूप में देखा, उनको ये लगा कि यह सॉल्यूशन कहीं ना कहीं इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट को बल देता है ना, प्रभावशाली समाज जो अंग्रेजी बोलता है उसको बल देता है। हिंदी को अगर हम प्रमोट करते हैं, जो कि क्या होगा, ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा से रही है कि हिंदी को बढ़ावा मिले। प्रमोशन का ये मतलब नहीं है कि केंद्र सरकार ने क्या किया, हिंदी को लागू कर दिया है जहां पे लोग अलग अलग भाषा बोल रहा हो। यानी जो भारत के नेताओं ने फ्लेक्सिबिलिटी अपनाई उससे देश के अंदर श्रीलंका जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ने जाते हैं दैट इज सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सेंटर स्टेट रिलेशन जो है एक तरीका है जिसमें फेडरलिज्म को और ज़्यादा मजबूती मिल सकती है। संवैधानिक आपने क्या प्रावधान बनाए हैं पावर शेयरिंग को लेकर के, है ना, किस हद तक पावर शेयरिंग है, रूलिंग पार्टीज के नेता क्या करते हैं देश के अंदर। लंबे समय तक एक पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य दोनों के अंदर रही है। इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट अपना पावर ऑटोनोमस तरीके से नहीं एक्सरसाइज की है। जैसे भी रूलिंग पार्टी स्टेट के अंदर अलग रही है केंद्र के मुकाबले, तो पार्टियां जो सेंटर के अंदर शासन कर रही है उसने कोशिश किया है स्टेट गवर्नमेंट के पावर को अंडरमाइन करने की। उन दिनों सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, संविधान का मिसयूज करती थी और स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादातर डिसमिस कर देती थी, है ना। इससे कहीं ना कहीं फेडरलिज्म को चोट पहुंचता था, संघवाद की आत्मा को एक तरह से चोट पहुंचता था। सारे बदलाव आपको 90s के बाद देखने को मिले। यह दौर वो था जब क्षेत्रीय पार्टी की सरकार आपको देश के अंदर में देखने को मिली, यानी कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार आपको देखने को मिली केंद्र के अंदर। किसी भी एक पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं थी लोकसभा में। ज़्यादातर जो नेशनल पार्टीज थे उनको राज्यों के साथ किसी न किसी तरह के गठबंधन बनाने ही पड़े, है ना। यानी ये दौर एक तरह से गठबंधन का युग था। क्लियर है, आप इन इमेजेज में देख सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के रिश्ते को समझ सकते हैं। अब क्या हुआ, एक नई संस्कृति पावर शेयरिंग को लेकर के और रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर को क्या मिले, स्वायत्ता मिले। इस ट्रेंड को समर्थन मिला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना, कि सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन एन, क्योंकि केंद्र सरकारें ज़्यादातर राज्य सरकारों को, है ना, निरंकुश तरीके से डिसमिस कर देती थी। फेडरल पावर शेयरिंग जो है आज ज़्यादा इफेक्टिव है पुराने दिनों की अपेक्षा। क्लियर है। अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज आई थिंक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। हमने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट के पास 2 या 2 से अधिक टायर ऑफ गवर्नमेंट है। हमने अब तक ये भी डिस्कस किया दोनों टायर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, लेकिन एक बड़ा देश भारत जैसा देश सिर्फ इन 2 टायर पे नहीं चल सकता। भारत जैसे देश के अंदर में क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जो कि रशिया से बड़ा है, महाराष्ट्र जो कि जर्मनी इतना बड़ा है, बहुत से राज्य तो ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, इसलिए पावर शेयरिंग स्टेट्स के अंदर करने की भी ज़रूरत है। फेडरल पावर शेयरिंग इंडिया के अंदर जो है उसको अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत है। नीचे स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण हो इसके लिए ज़रूरी है और इसीलिए थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। देखिए, अब ये डिसेंट्रलाइजेशन का डेफिनेशन इसी में है कि जब पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से ले लिया जाए और उसको किसको दे दिया जाए, लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाए, इसी को तो डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। यानी आइडिया क्या है इसके पीछे कि लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स और इशूज, है ना, जो कि लोकल लेवल पे ही सेट किए जाते हैं। लोगों के पास बेटर नॉलेज होता है कि उनके लोकेलिटीज किन तरह की समस्याओं से जूझ रही हैं, उनके पास बेहतर विचार भी होते हैं कि पैसों का खर्च कैसे होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए। इन सब के साथ साथ लोकल लेवल, इफ इट इज पॉसिबल
डायरेक्टली पार्टिसिपेट या लोकल लेवल पे वो डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट भी कर पाते हैं। इससे डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, लोकतांत्रिक भागीदारी को ज़्यादा बल मिलता है। लोकल गवर्नमेंट जो है सबसे बेहतरीन तरीका है ना, ये रियलाइज करने का कि लोकतंत्र के अंदर ये सबसे विशेष क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही खास सिद्धांत है जिसको हम क्या कहते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी अब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत हमारे संविधान में पड़ी, यानी संविधान के अंदर में इसको एक विशेष महत्व देने की ज़रूरत पड़ी, है ना, क्योंकि हमने बहुत कोशिश किया पावर को डिसेंट्रलाइज करने की, है ना। गांव स्तर पे पंचायत जो गांव के अंदर है, म्यूनिसिपैलिटी शहरों के अंदर है, स्टेट्स के अंदर ये सब बनाए गए, लेकिन ये सब स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। जब तक ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में था तो रेगुलर इलेक्शन नहीं होता था। लोकल गवर्नमेंट के पास उस तरह के पावर्स नहीं थे, अपना पावर नहीं था। इसीलिए 1992 के अंदर में एक बड़ा कदम उठाया गया और इसे संविधान को संशोधन करके थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी को जोड़ा गया। नाउ अब क्या है, संवैधानिक रूप से ये मैंडेटरी है, रेगुलर लेवल पे इलेक्शन होता है। संविधान के अंदर सीट्स भी रिजर्व है SC STs और OBC के लिए। दूसरी बात क्या है कि 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। स्टेट कमीशन जो है आपका इंडिपेंडेंट बॉडी, इसका भी गठन किया गया इन चुनाव के लिए। स्टेट गवर्नमेंट को अब ज़रूरत है कि पावर को शेयरिंग करे, साथ साथ में रेवेन्यू को भी शेयरिंग करे, है ना। यानी कि स्टेट दर स्टेट ये बदलता रहता है। रूरल लोकल गवर्नमेंट को, जिसको रूप में हम पंचायती राज भी कहते हैं, हर गाँव के अंदर में, है ना, हर स्टेट के अंदर में ग्राम पंचायत होता है। यह एक सभा होता है जिसके अंदर वार्ड मेंबर जानते ही होंगे आप लोग, पंच, सरपंच, ये सारे आप लोग जानते होंगे, है ना। सो ये एडल्ट पॉपुलेशन के द्वारा चुना जाता है एक गांव या एक वार्ड के अंदर में। डिसीजन मेकिंग बॉडी गांव, पूरे गांव का यही होता है। पंचायत जो है ग्राम सभा के अंडर काम करती है। सारे वोटर जो होते हैं गांव के अंदर इसके सदस्य होते हैं। साल के अंदर में 2 बार इनको कम से कम 2 या 3 बार मिलना होता है ताकि एनुअल बजट को डिस्कस किया जाए। ग्राम पंचायत और जो ग्राम पंचायत के काम है इसको समझा जाए। लोकल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, है ना, जाता है। फिर ग्राम पंचायत को मिला करके पंचायत समिति बनाया जाता है या ब्लॉक या मंडल बनाया जाता है। इसके जो सदस्य होते हैं वो पंचायत के सदस्य के द्वारा चुना जाता है। सारे पंचायत समिति, मंडल, इन सबको इकट्ठा मिला करके जिला परिषद बनाया जाता है। ज़्यादातर जो जिला परिषद हैं वो चुने जाते हैं, लोकसभा और MLA ये सारे जो होते हैं या अधिकारी जो होते हैं सब जो हैं इसके सदस्य होते हैं। जिला परिषद का चेयरमैन ही जिला परिषद का हेड होता है। इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो है वो अर्बन एरियाज के लिए है। म्यूनिसिपैलिटी जो है शहरों में होते हैं, टाउन्स में होते हैं। बड़े नगरों के अंदर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं। दोनों म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो इलेक्टेड बॉडीज के द्वारा चुने जाते हैं। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन ही म्यूनिसिपैलिटी का हेड होता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो हेड होता है, जो ऑफिसर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मेयर कहते हैं। सो दैट्स ऑल द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू नो अबाउट this chapter and there are 2 videos related to this chapter. I hope you have enjoyed. Please subscribe and share my channel. कोशिश कीजिए आप मेरे चैनल को बाकी स्टूडेंट्स तक पहुंचाने का, और ये फाउंडेशन UPSC के लिए बहुत ही बेहतर होगा। बहुत सो थैंक यू वेरी मच।